किसी भी देश में जब किसी भी प्रकार का पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट होता है तो उस देश के साथ साथ उसके आसपास पड़ोसी देशों पर भी उसका डायरेक्ट प्रभाव देखने को मिलता है। यह किसी भी तरह का प्रभाव हो सकता है, चाहे आतंकवाद से संबंधित, आर्थिक मंदी से संबंधित या कुछ डिजास्टर हो गए, भूकंप हो गए, तो वो पड़ोसी देश पर भी हमें देखने को मिलता है। यही सारे इम्पैक्ट को, यही सारे दुविधाओं को, समस्याओं को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लॉन्च किया था। इस पॉलिसी के तहत कोई भी असिस्टेंस, हेल्प, किसी भी तरह से मदद, आर्थिक सहायता अगर भारत से किसी को जाए, अगर दुनिया को जरूरत है, तो वो पहला प्राथमिकता भारत अपने पड़ोसी देशों को देगा, अपने बॉर्डर कंट्रीज को देगा। But nowadays there is a lot of challenges facing in these countries. तो क्या इन सभी कंट्रीज के हित को भारत देख रहा है? तो क्या बदले में भारत के हितों को ये सारे कंट्रीज देख रहे हैं? और इन सारे कंट्रीज में क्या क्या चैलेंजेस हैं? ये सारे कंट्री किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? इन कंट्री के समस्याओं से भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? भारत को इन सारे देशों के समस्याओं को देखते हुए अपने राजनैतिक, अपने व्यापारिक संबंधों को कैसे मजबूत करना है, उन्हीं सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछते हैं एक सवाल। तो सवाल आपके सामने है, सार्क का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 1977। हम इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में देंगे। ये है वर्ल्ड का मैप। आप देख पा रहे हैं, ये वर्ल्ड के मैप में ये एशिया है, और एशिया के साउदर्न पार्ट में जो लाई करता है उसी को हम लोग साउथ एशिया बोलते हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे भारत के पड़ोसी देश, जिनमें चाइना, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। आइए हम इन्हीं देशों के बारे में बारीकी से जानते हैं कि भारत से इनका क्या संबंध है और इनका भारत के साथ कैसा आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी है। और हाल ही के दिनों में इन तमाम देशों में हुए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक तथा आर्थिक संकटों को देखकर हम इसका इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी को एनालाइज करते हैं इस वीडियो में। मई 2020 में ये द डिप्लोमेट का कवर किया हुआ आर्टिकल है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि मालदीव में कैसे इंडिया आउट कैंपेन किया जा रहा है। और यहाँ मालदीव का उस समय गवर्नमेंट था अब्दुल्ला यामीन का। ये अब्दुल्ला यामीन है, और इसी के पार्टी से रिसेंटली हुए चुनाव में जीते हैं मोहम्मद म्यूजी, जो इंडिया के काफी खिलाफ इनका रवैया रहा है। यह एक प्रो चाइ हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, और आंकड़े ये बता रहे हैं कि हो सकता है इस बार चुनाव जो आम आदमी लीग है, जिसकी प्रेसिडेंट अभी शेख हसीना है, चुनाव हार जाए। और बीएनपी जो खालिदा जिया का पार्टी है, वो शायद पावर में आ जाए। और यह जो खालिदा जिया पावर में आ रही है या आने की संभावना है, ये बहुत ही ज्यादा एंटी इंडिया है। एंटी इंडिया स्टांस है इसका, ये प्रो पाकिस्तान है। और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि करंट जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, ये पावर में बनी रहे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिलेशन है इंडिया के साथ। इनफैक्ट 2009 में हुए इंसर्जेंसी में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था इंसर्जेंट को हंट डाउन करने के लिए। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश के हो रहे डेमोक्रेसी चुनाव में, लोकतांत्रिक चुनाव में, चाइना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। चाइना का भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है। अब हम जंप करते हैं श्रीलंका की ओर, और हमको रिसेंटली पता है इकोनॉमिक क्राइसिस में श्रीलंका में कैसे गोटाबाया राजपक्षा ब्रदर्स ने वहाँ पे बहुत सारे धांधली करने के बाद, करप्शन के चार्जेस उन पर लगने के बाद श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब गया।
हाल ही में कुछ बैंक ने इसे 200 मिलियन लोन देने का वादा किया है श्रीलंका को। ये आप अल जजीरा का न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं। श्रीलंका टॉप कोर्ट फाइंड्स राजपक्षा ब्रदर गिल्टी फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका भारत के लिए भी बहुत क्रूशियल है, सिंस यहाँ पर चाइना स्ट्रेटेजिक लेवरेज गेन करता है, तो वो हम्बन टोटा जैसे पोर्ट पर अपना स्पाई शिप डॉक करता है, जो इंडिया के सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। अब हम लोग जंप करते हैं म्यांमार की ओर। म्यांमार में हुए मिलिट्री डिक्टेटरशिप को किसी भी तरीके से इंडिया पॉजिटिवली नहीं ले सकता, पर हम इसे डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना लेवरेज गेन करता है, और अगर हम भी मिलिट्री डिक्टेटर के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते हैं तो ये हमारे पक्ष में नहीं होगा। ये में भी चाइना को फेवर कर जाए, उसी को बैलेंस आउट करने के लिए इंडिया एक डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हम म्यांमार में हो रहे मिलिट्री डिक्टेटरशिप को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अभी तक देख पा रहे हैं कि श्रीलंका भी अनस्टेबल है ड्यू टू वेरियस रीजंस, जिसमें से पहला है इकोनॉमिक क्राइसिस। बांग्लादेश में भी चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव के बाद हो सकता है वहां के प्रेसिडेंट में प्राइम मिनिस्टर के पद पर चेंज आए। म्यांमार भी मिलिट्री जनता के अंडर है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट अनस्टेबल है। ये हमारे एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान का न्यूज़ है, जिसे द हिंदू ने कवर किया है। आप इस पे देख सकते हैं, पाकिस्तान इंगेजिंग इन हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक फेल्योर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिपोर्ट। पाकिस्तान आप सब जानते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, बट यह भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट करने से बाज नहीं आ रहा। नाउ हम देखते हैं आगे इस विषय में लेकर के कि अफगानिस्तान का क्या सिचुएशन है। तो हम जानते हैं अफगानिस्तान में भी तालिबान का रूल है, वहाँ पर भी ह्यूमन राइट का वायलेशन बहुत धड़ल्ले से किया जा रहा है। और हम ये बात भी जानते हैं कि अफगानिस्तान में जब अमेरिकन सोल्जर वहाँ से बाहर निकले, तो वहाँ एक पावर वैक्यूम हो गया, जिसे इंडिया ने फुलफिल नहीं किया, चाइना ने फुलफिल किया। तो हमें चाइना को काउंटर करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन रिगार्डिंग टू अफगानिस्तान। देख पा रहे होंगे आप, एनडीटीवी का ये कवरेज है, जहाँ पर लगभग 15 मिलियन लोग जहाँ पर इंडिया डायरेक्टली तालिबान के साथ कोई संबंध नहीं रख रहा है, अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉ कर चुका है, वहीं पर चाइना डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहा है अफगानिस्तान के साथ। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान तालिबान का यह डायरेक्ट कांटेक्ट चाइना का, और चाइना का यह डायरेक्ट कांटेक्ट तालिबान का, इंडिया के जरूरत हित के बातों को नजरअंदाज। यहाँ पे मैं चाइना मार्क कर दूं, और यहाँ म्यांमार है। नाउ बारीकी से हम इन सभी समस्याओं के समाधान पर चर्चा करते हैं। पहले अफगानिस्तान से करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का है रूल, तो नो डाउट इंडिया को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पीछे के दरवाजे से तालिबान के साथ हमें वार्ता करना चाहिए, और अपने स्ट्रेटेजिक और जरूरी के मुद्दों को अफगानिस्तान के साथ रखना चाहिए, अपने हित के ध्यान को रखते हुए। सेम हम पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान का गवर्नमेंट टेररिज्म को और पाक अधिकृत कश्मीर जो इलीगली ऑक्युपाई किया है, पाकिस्तान ने इस पर क्लेम छोड़ दे और टेररिज्म को स्पॉन्सर करना छोड़ दे, तो इंडिया भी इसके साथ पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकता है। सेम श्रीलंका के साथ होता है, नो डाउट श्रीलंका का सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा ही टेंस है इंडिया के लिए, बट हमें किसी तरीके से श्रीलंका के साथ अपने टाइज को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, नहीं तो
यहाँ पर चाइना जैसे, अमेरिका जैसे बाहरी कंट्रीज फायदा उठा लेंगे, जो इंडिया के हित के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सेम केस मालदीव के साथ भी होता है, चाहे पावर में कोई भी गवर्नमेंट रहे, पावर में कोई भी पार्टी का हो, वो हमेशा से या तो एंटी चाइना हो या फिर प्रो इंडिया हो, ऐसा जरूरी नहीं। एटलीस्ट प्रो इंडिया हो तो बहुत अच्छी, और नहीं तो एक न्यूट्रल गवर्नमेंट हो। एंटी इंडिया कभी नहीं। ऐसे सिचुएशन को हमें हमेशा मेंटेन करना चाहिए। सेम बांग्लादेश के साथ भी होता है, चाहे पावर में शेख हसीना आए, चाहे पावर में जिया खालिद आए, हमेशा एक बात का इंश्योर करे कि इंडियन गवर्नमेंट के जरूरी के बातों को कभी भी नजरअंदाज करके, बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे मालदीव हो चाहे श्रीलंका हो चाहे म्यांमार हो चाहे वो नेपाल या फिर भूटान हो, किसी तीसरे कंट्री को अपने देश में पनाह ना दे, इंडिया के जरूरी के मुद्दों को नजरअंदाज करके। म्यांमार के साथ भी हम लोग डायरेक्ट मिलिट्री जनता को प्रमोट तो नहीं करना चाहेंगे, बट कहीं ना कहीं हमें नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए म्यांमार मिलिट्री का बहुत ज़रूरत है। यद्यपि मैं आपको बता दूं, म्यांमार मिलिट्री खुद ही अपने देश में रेबल ग्रुप से फाइट कर रहा है। भूटान के साथ भी कुछ ऐसा ही केस है। रिसेंटली हाल ही में आए खबर में पता चला कि भूटान अ, ने चाइना के साथ डायरेक्ट इंगेजमेंट किया। नो डाउट हम किसी के कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, बट एंशियंट टाइम से, हिस्ट्री से ही हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया भूटान के विदेश नीति को एक दशा दिशा देने का प्रयास करता है, एज पर भूटान के विश के अनुसार। हम उसे जबरदस्ती अपना विल थोपते नहीं उस पर। लेकिन हाल ही में आए खबर से पता चला कि भूटान गवर्नमेंट को हेविली, जो वहाँ के किंग है उनको हेविली चाइना के द्वारा प्रेशराइज किया गया, ताकि चाइना के प्रेशर में आकर भूटान के गवर्नमेंट, जो भूटान के किंग हैं, वो चाइना के दावे को स्वीकार कर ले। और बदले में चाइना ने उन्हें दावा किया है, वादा किया है कि अगर आप हमें डोकलाम पर अपना अधिकार बनाने देते हैं, तो हम आपके जो जाकलूम और पाशलुंग क्षेत्र पर हम अपना दावा करार करते हैं, उसे हम वापस ले लेंगे। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भूटान का हमारा जो रिलेशन है और कोर इंटरेस्ट है, उसमें चाइना इंटरफेयर ना करे। तो उन बातों को भी हमें ध्यान। नाउ हम चलते हैं अपने लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है कि सार्क का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 1977। तो इसका आंसर सही मैंने पहले ही मार्क कर रखा था, 1985। तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी थैंक यू यहाँ तक आने के लिए।